गोरखपुर दूरदर्शन से, ये कहा जाए तो गोरखपुर दूरदर्शन मेरा जनक है। मतलब मैं वहां से सीखा युवा मंच कि आज मुंबई की कोई भी फिल्म आवे, गोरखपुर शूट होने आएगी तो एक बार गजेंद्र के पास फोन जरूर आता है, गजेंद्र जी आप मेरा इसमें कैसे सपोर्ट करेंगे। पहली बार कक्षा 9 में ही 50 रुपए का चेक मुझे दूरदर्शन से मिला, तो मेरा वो दिमाग को ओपन किया, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, आगे फिल्म का भी काम करना है। मैं कहता हूँ आपका शहर खुद हब है, रास्ता ढूंढो, काबिल बनो। प्रिंट मीडिया तो हमारी जनक है, बिल्कुल। पहले वही आए, बाद में हम चैनल के रूप में आए, और शुरुआत तो जो भी है ये दोनों। देखिए मैं नेपाली में भी काम कर लिया, भोजपुरी में भी काम कर लिया, और हिंदी में भी तमाम मेरी फिल्में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है फिल्म अभिनेता गजेंद्र बृजराज जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक बहुत ही नामचीन चैनल से भी जुड़े हुए हैं। वो बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे विशेषण हैं उनके साथ। जब बात करेंगे तो धीरे धीरे तहे परत दर परत खुलती जाएंगी। आत्मबोध वर दो गुरुवर, आत्मबोध वर दो, आत्मबोध वर दो गुरुवर, आत्मबोध वर दो। शेर का जिगर है हमारा, हम है गोरखपुरी। मुस्कान तो हर गजबे बनवले भगवान। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में और जानना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको देख रही हूँ, सुन रही हूँ, देखा है सोशल प्लेटफॉर्म पे, बहुत कुछ है। तो बस पहली परत खोलना चाहूंगी। तो पहली परत मेरी फिल्म से जानना चाहते हैं या मेरी पत्रकारिता से? पहले फिल्म जगत से। फिल्म जगत से तो मैं आपको बता दूं कि मैं कक्षा 9 में था और मैं पहली बार गोरखपुर दूरदर्शन से, ये कहा जाए तो गोरखपुर दूरदर्शन मेरा जनक है। मतलब मैं वहां से सीखा युवा मंच। तब मुझे 50 रुपए पहली बार जिंदगी में मिले थे दूरदर्शन से, और जब मेरे पास खाता भी नहीं था और मैं पूरा घूम के पूरे मोहल्ले देख मैंने रुपए कमाए। हाँ। दूरदर्शन तक पहुंच कैसे हुई, कैसे लगा कि दूरदर्शन को ज्वाइन करते हैं? ये बचपन में वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, तो वो वाली शुरुआत जानना चाहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ अचानक ही होता था। ये बचपन से था कि कुछ भी जो मिला अचानक मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, और मेरे उन सभी श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। और मैं बता दूं कि दूरदर्शन भी पहुंचा तो मेरे सामने एक दूरदर्शन के अधिकारी रहते थे, कार्यक्रम अधिकारी। उन्होंने कहा यार ये बड़ा तेज है, इसको ले चलते हैं अपने। बस ऐसे ही वो लेके गए, और जब दूरदर्शन के कैमरे की सब लाइटें जली ना, तो सबकी बुद्धियां उड़ गई। जो पीएचडी करके बैठे थे जो तमाम लोग, तो पर्यावरण पे सवाल किए गए, और पर्यावरण के सवाल पे जो तमाम ऐसे सीनियर लोग जो बैठे थे उनकी बोलती ही बंद थी, क्योंकि लाइटें जल गई थी। और मैं बिंदास बोलना शुरू किया, और मेरे उस बिंदास बोलने के बाद तो एक घनश्याम शर्मा जी डायरेक्टर हुआ करते, मुझे नाम इसलिए याद है कि उन्होंने पहली बार मुझसे पूछा कि ये लड़का किसका है। कार्यक्रम अधिकारी को बुला के तो बोले एक सीआईडी में तिवारी जी हैं, उन्हीं का बेटा है। बोले उसको इधर बुलाओ। नाम पूछे, बेटा क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या है? तुम सीखे कैसे? तो मैं तो मुझे क्या पता, मैं तो धूप में भी खड़ा होकर बोल देता हूँ। ये लाइफ थोड़ी कुछ क्या कॉन्फिडेंस। तो ये चीज थी, तो वहीं से मेरी शुरुआत कह सकती, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा समय था। 50 रुपए से आज भी मैं दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है तो आज 2000 मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो 2000 नहीं है, वो मेरा घर है। वो मुझे बुलाया है, उसने मुझे दिया है और मुझे सिखाया है, और यही दूरदर्शन मुझे कहां से कहां पहुंचाया है, ये आज आपके सामने है। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप कभी आपको कभी किसी ने अंडररेटेड किया होगा, बट कभी कोई ऐसा मोमेंट आया, कोई ऐसा पल आया जब गजेंद्र जी को लगा कि हाँ मैं अंडररेटेड हो गया, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, या किसी ने मुझे कम आंक लिया? हाँ, ये बात अब कह दूं तो ये भी मेरे उसी दौर की बात है जो आप पूछ रही हैं, कि आज के डेट में एक फिल्म बनी है 3 इडियट, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आमिर खान ने, पता नहीं आमिर खान ने वो स्टोरी कहाँ से ली, बट वो मेरी रियल स्टोरी है। ये मेरे बचपन की, तब आमिर खान को भी ये नहीं पता था कि वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उनकी फिल्म नहीं आई थी, और उस दौरान मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो मेरे कॉलोनी के लोग उस बात के गवाह हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बचपन से देखे हैं, कि उस समय एक चैलेंज हुआ कि फ्यूज ट्यूबलाइट कैसे जलाएंगे। ये तो कबाड़ हो गया, फेंक दिया गया। तो दुर्गा जी की मूर्ति सजी हुई थी और वहां ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, उसके एक साथ कई ट्यूबलाइट फ्यूज हो गए। तो कहा ये सब कबाड़ हो गया, नहीं हो पाए, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसे ऐसी कुछ बातें कहा।
तो वहाँ तमाम लोग कहे कि अरे वो हमारे घर का एक लड़का है, वो मोहल्ले का, वो बहुत तेज है, वो कहे अरे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं गया तो मुझे भी बोलने लगा, अरे यार जाओ, तुम बच्चे हो, क्या करोगे, तुम क्या करोगे इसे। उन्होंने कहा मैं अभी जला दूंगा इसे, फ्यूज ट्यूबलाइट है तो क्या हुआ, जल जाएगा। बोला अगर जल गया तो मैं पूरा खर्चा आज के बाद मैं कभी नहीं लूंगा, जिंदगी भर फ्री करूंगा। और वो आज भी है, मैं उनसे मिलता हूँ। तो ऐसे वो चैलेंज किए और फिर मैं लाया, मैं अपने मेथड से उसको क्रैक करके फिर मैं जैसे ही ट्यूबलाइट जली, पूरी कॉलोनी मुझे गोद में उठा ली और उनको हार स्वीकार करना पड़ा। और मेरे पूरे कॉलोनी की दुर्गा पूजा या लक्ष्मी पूजा जो भी हो, मुझे याद नहीं, चूंकि बचपन का मामला था। वो चीजें आज के मुझे 3 इडियट में मिली, तो मुझे लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं से मेरी ही। और लेकिन जो भी हो, लेकिन मैं उस फिल्म को कई बार देखा। हमने कहा मेरी फिल्म है तो मैं देख लेता हूँ, स्टोरी मेरी है जी। जो मेरे बचपन से और मैं अभी तक काबिल था वो काबिल है। तो उस फिल्म में एक डायलॉग है, काबिल बनो कामयाबी झक मार के आएगी। तो वो डायलॉग मेरे ऊपर बैठा, तो मैंने कहा यही चीज है, मैं काबिल था, कामयाबी मेरे पीछे आई और मैं हुआ मुकाम पे। और आज भी मैं बहुत सी खबरें मेरी नेशनल पे ऐसी हैं कि जो लोग जानते हैं कि मैं टेक्निकल होने का लाभ हर वक्त लिया, आज भी ले लेता हूँ। बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, मैंने कहा अपने दर्शकों से कि बहुत सारे विशेषण हैं, बहुत सारी परतें हैं, तो एक बार आपकी जुबानी जानना चाहूंगी कि ब्रिजेंद्र जी के कितने रंग हैं। देखिए ब्रिजेंद्र, जो मैं बोला ना गजेंद्र ब्रिजराज जी, ये हमारे 3 दोस्तों का नाम है। गजेंद्र तो मेरा नाम है, मैं गजेंद्र त्रिपाठी के नाम से नौकरी करता हूँ। ब्रिजराज मैंने इसलिए लगाया कि मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था गुजरात में। फिल्म थी ग्लोबल बाबा, जिसमें रवि किशन भी हैं। उनमें मेरा बहुत छोटा ही रोल था, बट मैंने उस फिल्म के दौरान हमारे दोस्त यहाँ से फोन करने लगे, तो मुझे छोड़ दोगे, अब हम लोग की तिगड़ी टूट जाएगी, गजेंद्र, ब्रिजेंद्र, राजेंद्र। हमने कहा नहीं, ये 3 नाम मिलकर ये नाम बने हैं। तीनों नाम से मैंने क्या किया, ब्रिजेंद्र से ब्रिज लिया, राजेंद्र से राज लिया, और अपने नाम को मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजेंद्र ब्रिजराज घोषित कर दिया। क्या बात कि हमने कहा तीनों दोस्त की ताकत होगी। और रियली में वो मुझे लाभ मिला, उस नाम का लाभ ये मिला कि तीनों दोस्तों का नाम मैंने जोड़ लिया और गजेंद्र ब्रिजराज वो ताकत बना कि आज मुंबई की कोई भी फिल्म आवे, गोरखपुर शूट होने आएगी, तो एक बार गजेंद्र के पास फोन जरूर आता है, गजेंद्र जी आप मेरा इसमें कैसे सपोर्ट करेंगे। ये मुझे लगता है कि यार ये शायद वही ताकत है जो मुझे इतना आगे बढ़ाता है। क्या बात है। और 3 इडियट में भी 3 दोस्त। जी 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 जी। अच्छा, ये जब कॉलेज टाइम खत्म हुआ होगा, जी, उसके बाद सबके मन में होता है कि हाँ हम इस फील्ड में जाएंगे, जी। तो आपने सबसे पहले क्या चुना? फिल्म जगत को आपके दिमाग में था या पत्रकारिता आपके दिमाग में थी? ना, मेरे को ये था कि पैसा कमाना है। हाँ। लोग कहते हैं ना कि सबका उद्देश्य होता है जीवन में पैसा कमाना, मुझे भी पैसा कमाना था। जब मैं पहली बार कक्षा 9 में ही 50 रुपए का चेक मुझे दूरदर्शन से मिला, तो मेरा वो दिमाग को ओपन किया, यार इतना ही, ये तो बहुत छोटा है, ये छोटा अमाउंट है। तो मैं एक बिजनेस, उसी समय लोग कहते कि पढ़ाई पहले करो, उसके बाद बिजनेस करो, उसके बाद नौकरी करो, लेकिन मेरे साथ एक उल्टा रहा। मैं पहले बिजनेस किया, फिर आगे पढ़ता गया, बिजनेस कमाता गया और पढ़ता गया। क्या बिजनेस? मेरा उस वक्त मैं सिटी केबल जो चैनल, टीवी चैनल होता था, मैंने वो लॉन्च किया अपने घर से, और उसको मैंने तमाम वर्कर्स रखे और उससे फिर रिले किया, तो उससे अर्निंग स्टार्ट हुई। आज मेरे पास ब्रॉडबैंड का बिजनेस है, तमाम बिना वाईफाई के कोई नहीं चल सकता, उसका बिजनेस है, तमाम एरिया में मेरा चलता है। तो ये बिजनेस जो मैंने आज भी नहीं छोड़ा, आज भी मैं उसको पकड़ के रखा हूँ कि बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करनी है, आगे फिल्म का भी काम करना है, और आगे हमारा अपना जो मैंने नेटवर्क बनाया, मैंने लाइसेंस लिया है, अखबार चला रहा, चैनल चल रहा है, वो सब भी चलेगा। ये इसका पार्ट है मेरे लाइफ का। अभी हमारी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि पिताजी आपके पुलिस विभाग में थे, और पर आप लोगों ने वो नौकरी उनके गुजरने के बाद जो, तो किसी ने, लेकिन मैंने जब देखा आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने देखा आपने मैक्सिमम रोल्स पुलिस वाले किए हैं। जी हाँ, ये सही है कि पिताजी मुझे नौकरी दिए, थानेदार बनना था जी, और पहले बड़े भाई साहब को ऑफर किया गया, वो भी नहीं किए, और फिर हमारी बहन जो कि डॉक्टर पद्मिनी शुक्ला, हमारे बहनोई, और ने मना कर दिया, डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला ने मना कर दिया कि नहीं, उनको भी नहीं करना है। तो फिर लास्ट में मुझे कहा गया कि आप कर लो। मैंने कहा मुझे भी नहीं करना है, मैं नौकरी ऑलरेडी कर रहा हूँ एक नेशनल चैनल में। तो मैंने मना किया, वरना
जो पिताजी की वर्दी थी मुझे लगा ये ऐसे ही रह जाएगी, लेकिन ना जाने कौन सा संजोग था कि वो वर्दी रियल में इतनी यूज होगी मुझे खुद नहीं पता था। आप अपने पिताजी की वर्दी रियल यूज करते वर्दी हैं? को मैंने हमेशा यूज किया कि पिताजी शायद थानेदार बनने के लिए दिए थे और मैं थानेदार बना, लेकिन फिल्मों में बना। मुझे लगता है मैं 48 प्रोजेक्ट कर चुका हूं, जिस 48 प्रोजेक्ट में अभी नेपाल में चल रही है अगस्त्या मेरी फिल्म चल रही जी। है, और जिसमें मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में हूं। ऐसे तमाम मेरे प्रोजेक्ट हैं, मैं पॉजिटिव निगेटिव मिला करके, लेकिन लगभग 48 प्रोजेक्ट में मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में रहा हूं। तो लगता है चलो पिताजी की वो नौकरी नहीं, लेकिन एक थानेदार का वो भूमिका, जो वो रोल था, जो मैंने अपने जीवन में सोच रखा था, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हुआ है। क्या बात है, उस नौकरी को ना करके भी आपने पिताजी को रोल के थ्रू अभी भी जीवंत रखा। और सबसे कमाल की बात है कि आप उन्हीं की वर्दी यूज करते हैं। जी जी जी। आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप वहां से जुड़े, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि अभी तो गोरखपुर काफी विकसित हो चुका है, मुझे लगता है आप जब यहाँ पे उस चैनल के थ्रू काम कर रहे थे, कहीं मन में ये नहीं आया कि हम बड़े शहर में जाएं, यहाँ बहुत भविष्य नहीं है? किसने कहा? मैं तो बचपन से ही जानता था। मुझे आज भी गोरखपुर से बाहर निकाल तो मेरा लगता है यार मेरा काम कैसे, मेरा शहर ही रुक गया होगा। मैं नहीं हूँ, मेरा शहर रुक गया होगा, अरे मेरा काम कैसे चलेगा। मेरे को ये फोबिया है गोरखपुर रहने का। और मैं बता दूं, लोग कहते हैं ना सऊदिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, खूब रुपए कमाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता। मैं कहता हूँ आपका शहर खुद हब है। रास्ता ढूंढो, काबिल बनो, घर पे बैठ के जॉब नहीं होती है। जॉब ढूंढो, नहीं है तो तमाम प्लेटफॉर्म है काम करने के, तमाम तरीके हैं। जब आप सोचोगे कि नहीं हमको 50,000 की डायरेक्ट नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो घर बैठे रहेंगे, तो वो इंसान बैठा ही रह जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। काबिलियत विकसित करो, अपने अंदर काबिल बनो, करो, छोटे से शुरुआत करो। बड़े का ख्वाब तब देखो जब छोटा मिले। मैंने भी तो 50 रुपए से शुरुआत की थी जी। मैंने आपको अभी बताया, अपने शुरुआत में मैंने आपको बताया ना कि मैंने 50 रुपए से शुरुआत की। क्या मैं 50 पेट का हूँ? अथाह संपत्ति बनाई तो केवल इसीलिए अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने बिजनेस से और अपने नौकरी से अपने सब कुछ को एक साथ पिरोया है, तब मैं इतने करता हूँ, तब मैं इतना कर, और मैं करता। मेरे साथ तो पब्लिक भी आती है, मैं उनकी मदद करता हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ आप भी एक जनता दरबार जैसा आपके हमारा 24 घंटे का जनता दरबार, 24 घंटे वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट कब से आया? थॉट नहीं आया देवी जी। यहाँ होता क्या है कि लोग जब हर जगह से हारते हैं तो उन्हें लगता है यार चले वहां साहब मदद करिए, शायद वहां कम हो जाए। तो शायद में आते हैं, अगर 10 में से मेरे 9 लोगों का कभी काम हो गया तो वो 9 जा करके 9,000 लोगों को बताते हैं। उससे मेरी भीड़ बढ़ गई, उससे लोग मुझसे जुड़ना शुरू किए, उसकी वजह से लोग मेरे पास आना शुरू किए। आज अब मैं अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना कि मेरे मोबाइल में लगभग 8,000 नंबर फीड है। तो जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, वो लाखों लोग मेरा नंबर फीड किए हैं। मैं देख रही थी आप हर नंबर पे जवाब भी देते हैं। और मेरे साथ ये सबसे बड़ा प्लस है कि मैं चाहता हूं कि हमेशा उन लोगों की मदद करूं जो पीड़ा में है, जो किसी मुसीबत में है। मैं अपने पास से नहीं तो, लेकिन मुझे पता है कि ये गरीब है, इसको पैसे की जरूरत है, इसकी बेटी की शादी है, तो मैं जान रहा हूँ मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, लेकिन सरकार से दिला तो सकता हूँ, उसको रास्ता तो बता सकता हूँ। ये काम कौन सा है? ये जनता दरबार का काम नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, वो जनता है, वो ये समझ के आती कि हम इनसे मांगेंगे कुछ तो मदद करेंगे, और मैं सही रास्ता भी दिखाता हूँ कि तुम्हें ऐसे भी दिला सकता हूँ। चलो तुम फॉर्म भरो, तुम्हारे बच्चे का है तो तुम्हारी बिटिया का है, बेटे का है, जो भी है सब मदद होगी, लेकिन रास्ता ढूंढिए। आप समाज में काम कर रहे हैं, आपको तो रास्ते का खुद ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। और हम उस फील्ड में हैं तो हमें तो ज्ञान है, पता है कि समाज कल्याण विभाग से इनको मदद मिल सकती है, क्यों नहीं मिलेगी? विकलांग आता है उसे मदद मिलेगी, वो भी समाज कल्याण विभाग से मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? वो मदद करने का जज्बा होना चाहिए। कभी कोई ऐसा अनुभव रहा कि कोई बहुत जरूरतमंद था, आप अपने व्यस्त होने की वजह से या किन्हीं कारणों से आप उसकी मदद नहीं कर पाए और वो अफसोस काफी समय तक रहा? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब मैं मनाऊंगा भी भगवान से, ये भगवान से मनाऊंगा, हे भगवान कभी ऐसा दिन मत दिखाना कि कोई मेरे पास मदद के लिए आवे और मैं उसकी मदद ना कर पाऊं। नहीं कर पाऊंगा, फोन तो करूंगा ही करूंगा उसके लिए, और उसके लिए 10 कदम चलने की कोशिश करूंगा। अगर उसका काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर का भी रास्ता उसको दिखाता हूं। मैंने इससे सैकड़ों मदद की जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और ऐसा नहीं केवल गोरखपुर जिले का, लोग मेरे पास दूर दराज से भी आते हैं, उनकी भी मदद किया और लोगों के काम हुए हैं। और तमाम पूरी मुंबई के तमाम कलाकार इस बात के गवाह हैं कि जिनको मैं यहाँ से बैठ के मदद करता
करता हूँ उनके हर चीज के लिए। उनके घर परिवार थाना पुलिस कुछ भी देखना होता है तो मैं यही फोन करके उन लोगों के मैनेज करता हूँ कि भाई क्या मामला है, इसको देखो क्या क्यों नहीं हो रहा है, तो वो करते हैं और वो उधर से धन्यवाद का फोन आता है। ऐसा बहुत होता है, मैं आज भी वर्तमान करता हूँ। पत्रकारिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बदल अभी गया, जो बदल पत्रकारिता गया, हो रही है, बदल गया है। अब वो लोग आ रहे हैं जो सिर्फ एक लक्ष्य है, पैसा, सिर्फ पैसा कमाना है, एनी हाउ कमाना है। ऐसा वो क्यों? न्यूज नहीं है, ये क्यों हो रहा वो है? न्यूज के लिए नहीं आते हैं, वो व्यूज के लिए आते हैं। क्या बात है? व्यूज के लिए आते हैं कि मुझे व्यूज मिले और व्यूज आएगा तो पैसा आएगा। ये गलत सोच ना पत्रकारिता को जड़ से खत्म कर रही है। आप एक अखबार भी पब्लिश होता है आपका, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, आप न्यूज़ चैनल से भी हैं, आप अखबार भी निकाल रहे हैं। ज़्यादा ईमानदारी से पत्रकारिता को अपने कहाँ पर एक्सप्लोर कर पाते हैं, प्रिंट मीडिया में या डिजिटल मीडिया में? नहीं, हम बहुत अच्छा है, ये तो हम मानते हैं कि दोनों सही हैं अपनी जगह पे। हमारी जनक है प्रिंट मीडिया, तो हमारी जनक है, बिल्कुल। पहले वही आए, बाद में हम चैनल के रूप में आए। और शुरुआत तो जो भी है, ये दोनों स्वतंत्र हैं, अपनी चीजें लिखते हैं। ये बात अलग है कि वो जगह की शॉर्टेज होती है। आज भी जब लोगों को सार्वभौमिक सत्य जानना होता है तो किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं? दोनों पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे? दोनों पे। जो एक पॉपुलर जो चैनल है, पॉपुलर अखबार है, वो ज्यादा इसमें अच्छी भूमिका निभाते हैं। हम अन्य की बात नहीं करते जी, जी। यहाँ पे अन्य को हटाना हुआ। जो पॉपुलर है, जो रेपुटेटेड है, उनकी बात हम करेंगे, ना कि अन्य की बात करें। बस। अभी आपने कहा कि नेपाल में भी आपकी फिल्म प्रदर्शित है, चल रही है। कितनी भाषाओं में काम किया है आपने? देखिए, मैं नेपाली में भी काम कर लिया, भोजपुरी में भी काम कर लिया और हिंदी में भी तमाम मेरी फिल्में हैं। और मैं बताऊं कि इसके बाद अभी मैं ऐसे कुछ फंक्शन होता है तो मेरे गुनगुनाने का शौक है, कार चलाते में गुनगुनाने का। तो जो आप कह रहे हो ना कि हम अपनी फील्ड में कलाकार के साथ साथ कई चीज़ें लेके चलते हैं। जरूरत पड़ता है क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, जरूरत पड़ता है तो हम तमाम चीज़ें। फिर साथ में एक सिंगर, एक मैंने गाना गाया था, शेर का जिगर हम है गोरखपुरी। हाँ, गोरखपुर का सबसे महंगा गाना। सिंगर भी हैं आप। जी जी। तो सिंगर है नहीं, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि मैं पैदाइशी सिंगर हूँ, एक शौक होता है। ये भी शौक था। शौक है। और मेरा सच बताऊं तो मेरा कोई गुरु नहीं है। ये मुझे लगता है किसी भी चीज में आपका कोई गुरु नहीं है, पत्रकारिता में भी नहीं, फिल्मों में भी नहीं, और अभी आपने स्वीकार किया म्यूजिक में भी नहीं। तो मेरा कोई गुरु नहीं, मैं ऐसे ही जैसे किसी को देख लिया तो ये कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये चीज एक मेरे अंदर थी शुरू से। तो देखिए, फील्ड कोई भी हो, काम का तरीका होता है। जी। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, अदाकारी में या सिंगिंग में? मुझे अपने हर फील्ड में मजा आता है। अगर आप ये बात करेंगे तो मेरे हर फील्ड की तौहीन होगी। मुझे हर फील्ड में मजा आता है। मुझे काम तो देके देखो आप, मैं कोई ऐसा काम ही नहीं है जो मुझे मजा ना आए। मैं काम को बहुत शिद्दत से करता हूँ, इसलिए करता हूँ, मैं जानता हूँ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, अगर एक विकेट ले लिया तो लगेगा यार मैंने क्या काम किया है। मैं डेली नहीं खेलता हूँ, अगर मैंने आज 10 रन बना दिए तो मेरे 100 रन से कम नहीं है वो। और उसको इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, मैं 10 ही रन पे आउट हो गया, अरे मैं 2 ही रन पे आउट हो गया। ना ना ना, मैं खेला यार, अच्छा खेला। ये होना चाहिए। फीलिंग्स अच्छे खिलाता हूँ हमेशा, और ये चीज मुझे, मैं कभी ये कहता हूँ हार नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मैं कर लूंगा, कैसे नहीं होगा। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी। फिल्मों में हैं आप, आपकी धर्मपत्नी का भी आपने जिक्र किया, तो फिल्मों में है, पत्रकारिता में है, ज्यादातर समय बाहर बीतता होगा, स्पेशली फिल्मों में आप हीरोइन के साथ भी रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा, क्योंकि वाइफ्स बहुत जलस होती हैं? ऐसा कभी नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप शूट पर हैं, बाहर हैं और मोनालिसा के साथ मेरा शादी का सीन था, मुझे हल्दी लग रही है, मोनालिसा को हल्दी लग रही है। फिल्म प्यार होके रही, आई थिंक मुझे नाम है, याद है, मोनालिसा के साथ। तो मेरा शादी का सीन था, गाना वाना चल रहा था, तो टीवी पे तमाम भोजपुरी चैनलों पे लाइव वो गाने आ रहे थे। तो देखा उन्होंने, ऐसा नहीं कभी कि ऐसा, वो जाने ये फिल्म है। और रात के 2 बजे भी फिल्म खत्म होगी, शूट खत्म होगा, देर रात में भी तो मैं घर ही भाग के आता हूँ, कभी मैं सेट पे नहीं रुकता था। भले वहां से 100 किलोमीटर दूर है, मैं रात के 2 बजे चलूंगा, 4 बजे पहुंचूंगा, 4 से
8 बजे तक सोऊंगा, 4 ही घंटे सोऊंगा, 8 बजे उठ करके फिर नहा धो के तैयार होकर 10 बजे ऑफिस भी चला जाऊंगा। ये मेरा काम। मतलब वो मानसिक क्लेश कभी नहीं दिया कभी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप मानते हैं हर सफल आदमी के पीछे? हाँ, वो देखिए, अगर औरत अगर हाथ नहीं आपको ये काम नहीं करना है, तो आप आधा तो ऐसे ही टूट जाएंगे, कोई भी होगा, बिल्कुल फर्स्ट टूट जाएगा। वो कहती है आपको अच्छा है आप करो, आपको लगता है इससे कुछ हो सकता है आप करो। तो जो अच्छा हो उसमें उन्होंने बैकअप दिया है, नो डाउट। और मेरे बैकअप में तमाम दोस्त मित्र भी होते हैं, कभी लड़ाने भिड़ाने काम करते हो, कहती हैं आप हैं ना, आप बाहर देख लीजिएगा, अंदर हम देख लेंगे। अच्छा, एक और बात जानना चाहूंगी, जैसे अभी बहुत पीछे नहीं जाए, मुझे लगता है 3 से 4 साल पहले तक भोजपुरी फिल्मों को लोग उतनी अच्छी या उस गाने हैं या भोजपुरी जो एक्टर हैं, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ क्या कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाएं, भोजपुरी गाने ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे हाई क्लास के लोग भी भोजपुरी गानों पे डांस कर रहे हैं बिंदास। अभी जल्द ही कृति सैनन, उनकी बहन की शादी थी, उसमें वो उस पे डांस कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि भोजपुरी लगातार भत्सरना हो रही थी कि अश्लीलता ये बार सवाल उठ रहे थे, तो कितना अच्छा लगता है भोजपुरी का ग्राफ ऊपर उठते हुए देखना। देखिए, भोजपुरी तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम सभी लोग भोजपुरी मिट्टी में पैदा हुए हैं, और भोजपुरी भाषा जैसी मीठी भाषा भी कोई नहीं है जी। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा चला था जब तमाम ऐसे सिंगर सिर्फ अपने आप को सिंगर दिखाने के लिए, तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे भी लोग भी थे, मैं क्या नाम लूं, लोग खुद जान रहे, उन लोगों ने सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए उन गंदे शब्दों का यूज किया। भोजपुरी की हत्या हो गई थी। जब एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, शुरू में क्या नाम था, वो भोजपुरी फिल्म थी, बहुत हिट हुई थी, और नदिया के पार क्या नाम है, ठीक है ना। तो उस टाइप की फिल्में बननी ही बंद हो गई, फिल्मों में भी अश्लीलता घुस गई। फिर धीरे धीरे दौर बदला, लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे लोगों ने सिर्फ अच्छे गानों को परोसना शुरू किया, और वो अच्छे रूप में आज आप तमाम गाने देख रहे होंगे। लोग अब भोजपुरी पे इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कि गाने में साफ सुथरा सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। तो हाँ, लोग कहते थे पंजाबी गाना बड़ा मीठा होता है। अरे हम कहते हैं सुन के तो देखो, भोजपुरी में जो मिठास है वो किसी भाषा में नहीं है। आज भोजपुरी पे पूरी दुनिया गर्व कर रही है। भोजपुरी मिट्टी से योगी जी कहां से कहां पहुंचे हैं। वो कलाकार नहीं थे, लेकिन वो आज इतने बड़े कलाकार हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में पूरी दुनिया में आज एक नाम है, एक ब्रांड है। तो वो भी दिखता है, वो इसी भोजपुरी मिट्टी से गए। और यहाँ के लोगों की आप देखिए, को कलाकारों से बड़ा प्यार करते हैं, वरना रवि किशन को लेके नहीं आते, वो भोजपुरी से लेके आए। जी, आपने योगी जी की बात की, उनके बहुत ही चहेते हैं हमारे सांसद, माननीय सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी, वो भी भोजपुरी फिल्मों की मिट्टी से ही आए हैं। तो कितना अच्छा लगता है उन्हें कि भोजपुरी पृष्ठभूमि से निकले और आज हमारे माननीय सांसद हैं। कितनी खुशी होती है उनको देख, और क्या उनसे उम्मीदें होती हैं कि भोजपुरी पृष्ठभूमि से आए हैं तो और क्या अच्छा करना चाहिए इन्हें। देखिए, हम तो अभी कहेंगे कि हमारे पास संसद में पहुंचे हैं रवि किशन, तेज तर्रार नेता के साथ साथ पुराने अभिनेता हैं जी। और अगर ये लोग 8वीं अनुसूची में आप हैं, मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ खैर अभी सांसद नहीं है, थे, तो जो सांसद बनता है भोजपुरी से, उसे एक प्रयास करना चाहिए कि जब तक ये 8वीं अनुसूची में शामिल ना हो जाए, भोजपुरी को भी मान्यता मिलनी चाहिए। क्योंकि भोजपुरी को पूरी दुनिया में जानने वाले हैं, चाहे वो सऊदीया हो, अमेरिका हो, जापान हो, कहीं बड़े अच्छे अच्छे देशों में बता रहा हूँ, भोजपुरी के लोग जुड़े हुए हैं। जाइए देखिए, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। वो भोजपुरी से रिलीज हुई फिल्मों के बारे में उनको पता होता है, क्या चाहिए आज ये फिल्में आ रही है। आप ये मत सोचिए केवल उत्तर भारत या हम यहाँ पर हैं तो इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा है। नहीं, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। भोजपुरी वो मसाला है। भोजपुरी वो जो शब्द है ना, वो बहुत स्वादिष्ट शब्द है, स्वादिष्ट जो स्वाद बढ़ा देता है। अच्छा, आप पत्रकारिता से कितना मानते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हाथ रहा भोजपुरी को ये उस जो दर्जा वो डिजर्व करती है वो दिलाने में? देखिए, मीडिया को दर्जा नहीं हो सकता है, क्योंकि भाषा मीडिया को क्रेडिट नहीं जाता है। देखिए, मीडिया क्रेडिट नहीं लेती है। क्रेडिट कौन ले रहा है कि जो अच्छे सिंगर आ रहे हैं,
अच्छा गाना गा रहे हैं, वो अच्छा उन्होंने गाना जब वो लगातार गाना मीडिया अच्छा ने गाया। टारगेट करना नहीं, शुरू किया। नहीं वो मीडिया तो बाद में, पहले भी जब गाने चलते थे तो कहाँ कोई टारगेट करता था, बहुत कम गिने चुने चैनल ही करते थे। जी। और जो किए, लोगों को लगा कि अब ये हमको दुत्कार रहे हैं, अब हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं अब अच्छा वाला करके देखे। तो जब अच्छा किया तो उनको पसंद करने लगे, तो लोग यहाँ से बदलाव शुरू हुआ है। ठीक, अगर इसका ये एक हमारी इस भाषा को अगर मान्यता भी मिल जाए अन्य भाषाओं की तरह, फिर देखिएगा ग्राफ, भोजपुरी का ग्राफ और ऊंचा होगा। जी जी, एक नया युग होगा वो। जी। फिल्मों में नए प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, और बड़ा संजोग की बात है कि मैं बार बार मुझे पुलिस की भूमिका में ही क्या बात है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या मेरे पीठ पे लिखा हुआ है या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे बार बार पुलिस ऑफिसर बनने का ही मौका मिलता है। और फिल्मों में अब देखता हूँ कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त जहाँ ले जाएगा, जिस रोल में ले जाएगा, मैं सब सहर्ष स्वीकार करूँगा। और एक पत्रकार होने के नाते और समाज में क्या सुधार चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, सरकार तो आज के दौर में जो पहले नहीं था यूपी में, आज आप देखिए गोरखपुर में फिल्मों का हब बन चुका है। पहले क्या इतनी शूटिंग होती थी? नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं जी। आज की डेट में चूंकि सरकार सब्सिडी भी दे रही है फिल्मों पे, एक फिल्म में जो जो चाहिए सारी सुविधाएं दे रही है। आप मुंबई बैठे हो, डायरेक्ट ऑनलाइन भरो, अपना परमिशन करा लो, फिर सिर्फ शूटिंग करने आओ, सारी सुविधाएं ऑनलाइन है जी। तो ये पहले नहीं था। पहले आते थे लोग, पैसा देते थे, परमिशन कराते थे, या कहीं फोन शूटिंग करना होता था तो पैसे देने पड़ते थे, फालतू पैसे खर्च होते थे। वो सारे पैसे बचने शुरू हो गए प्रोजेक्ट में, लोग स्पीड बढ़ गई लोगों के आने की, वो वजह थी। और लोगों को सब्सिडी भी मिलने लगी तो स्पीड और बढ़ गई। जी। ये था, तो ये सरकार से लोगों को लाभ मिला है। जी। अगर आगे की सरकारों में भी रहा तो ये दौर जारी रहे। बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और इतनी सारी मजेदार प्रसंग हमसे शेयर करने के लिए, और मीडिया को लेकर बहुत बेबाक बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फिल्म अभिनेता गजेंद्र जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।